हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में जो लास्ट में हम लोगों ने कई सारे टॉपिकों पर चर्चा कर ली थी, और जो आज का अपना टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड, यानी एल्किल हाइलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन में। टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड, यानी कि एल्किल हाइलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड का मतलब होता है एल्किल हाइलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म हम लोग यहाँ देखते हैं, जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग लिखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली हेडिंग चलिए लिखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हेडिंग होने वाली है आपकी। और इस चीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है। इसको लिखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझा देते हैं, फिर इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। चलिए नोट करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। बताएं किस प्रकार की अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड आंशिक धनावेश युक्त, नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड आंशिक धनावेश युक्त कार्बन, आंशिक धनावेश युक्त कार्बन, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड आंशिक धनावेश युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आक्रमण करता है। क्या बता देंगे कि इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड आंशिक रूप से धनावेश युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है तथा हाइड्रोजन को हाइलाइड आयन के रूप में, तथा हाइड्रोजन को हाइलाइड आयन के रूप में प्रतिस्थापित करेगा। हाइलाइड आयन के रूप में तथा हाइड्रोजन को हाइलाइड आयन के रूप में प्रतिस्थापित करके उत्पाद बनाता है, रूप में प्रतिस्थापित करके उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है। क्लियर है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड आंशिक धनावेश युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है तथा हाइड्रोजन को हाइलाइड आयन के रूप में प्रतिस्थापित करके उत्पाद बनाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही द्वारा प्रारंभ होती है, क्योंकि ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही द्वारा प्रारंभ होती है, नाभिक स्नेही द्वारा प्रारंभ होती है, इसलिए इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, इसलिए इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हुआ कि इस अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड आंशिक रूप से धनावेश युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण करेगा
कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है तथा हाइड्रोजन को हाइलाइड आयन में परिवर्तित कर देता है और उत्पाद बनाता है। क्योंकि ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही द्वारा प्रारंभ होती है, इसलिए इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो नाभिक द्वारा प्रारंभ होगी। न्यूक्लियस जो है ये आंशिक रूप से धनावेश युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण करेगा। तो आपने जो परमाणु देखा था वो CX इस प्रकार से था, ये आंशिक रूप से धनावेश, ये आंशिक रूप से ऋणावेश। तो न्यूक्लियस आंशिक रूप से धनावेश कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके हाइड्रोजन को हाइलाइड आयन में परिवर्तित कर देता है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये आक्रमण करेगा इस पर, तो इस वाले को आगे भगा देगा और इसके स्थान पर ये आ जाएगा, आक्रमण करके उत्पाद बना देगा। तो देखिए कैसे उत्पाद बनता है। उत्पाद इस प्रकार से बनेगा, देखिए C और उसके बाद ये जुड़ेगा न्यूक्लियस प्लस यक्स अलग हो जाएगा। तो ये बताएंगे कि ये जो न्यूक्लियस था इसने इस पर आंशिक आक्रमण किया, इसने क्या किया, इस वाले पर आक्रमण करके उसके बाद फिर उत्पाद बनाया और ये वाला जो बंध है ये इस पर टूटकर चला गया और इस प्रकार से ये वाला उत्पाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है कि आंशिक रूप से धनावेश युक्त कार्बन परमाणु, कौन, नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड, नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड आंशिक रूप से धनावेश युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है और क्या करता है, आक्रमण करके हाइलाइड आयन को यानी हाइड्रोजन को हाइलाइड आयन में परिवर्तित करके उत्पाद बना देता है, हाइड्रोजन को हाइलाइड आयन में परिवर्तित करके उत्पाद बना देता है। चूंकि ये अभिक्रिया नाभिक के द्वारा स्टार्ट होती है, अभिक्रिया नाभिक स्नेही से प्रारंभ होती है, इसलिए इसको नाम ही दे दिया गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे समझिए एक उदाहरण से देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के स्टेप से क्या होते हैं। तो इसमें नंबर 1 देखिएगा, एल्किल हाइलाइडों को जलीय यानी AOH अथवा KOH, एल्किल हाइलाइडों को जलीय NaOH अथवा KOH के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्किल हाइलाइडों को जलीय NaOH अथवा KOH के साथ अभिकृत किए जाने पर संगत एल्कोहल प्राप्त होता है। संगत एल्कोहल प्राप्त होता है। आप क्या बताएंगे कि अपकृत किए जाने पर संगत एल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखते हैं, एल्किल हाइलाइडों को जलीय यानी AOH अथवा KOH के साथ अपकृत कराना है। तो ले लेते हैं एल्किल हाइलाइड का जो फार्मूला होता है वो RX है प्लस जलीय NaOH अथवा KOH, तो रखते हैं NaOH और ये कैसा है, एक्वस यानी जलीय विलयन है। इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे हम लोग तो हमें क्या प्राप्त होता है, संगत एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी ROH प्राप्त होगा प्लस NaX, ROH प्लस NaX। ये हो गया रिएक्शन इसका। दूसरा इसी में देखते हैं, नीचे आपको दिखेगा, एक बार चेक करने दीजिए। चलिए नीचे इसकी थियरी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए दूसरे की थियरी नीचे लिख देते हैं। ये आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए R यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस जो नाभिक है वो किस पर आक्रमण करेगा, C पर आक्रमण करेगा, उसके बाद X को भेज देगा। तो यहाँ पर देखिए R ने नाभिक जब, देखिए यहाँ पर आप बताएंगे कि जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ, जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ
अभिकृत किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। अभिकृत किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? ईथर प्राप्त होता है। जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि। नीचे हम लोग इसका समीकरण लिख रहे हैं। आपको बोला कि जब एल्किल हाइलाइड का मतलब होता है RX को अभिकृत किया जाता है सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ। सोडियम एल्काऑक्साइड यानी NaOR डैश, और यहाँ पर जो R डैश होगा वो आपका कोई दूसरा होगा। जैसे यहाँ CH3 लिए हैं तो यहाँ CH3CH2 हो सकता है। इसको जब अभिकृत किया जाएगा यानी कि अभिकृत किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर बताया कि ईथर प्राप्त होता है ROR डैश। यहाँ का R, यहाँ का OR डैश, और प्लस में बच जाएगा NaX। तो ये हो गया ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि। आपसे पूछी जाती है विलियमसन या संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि, ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि यही होती है कि जब सोडियम एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इसे ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि कहा जाता है। नीचे आपको दिख रहा है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है, समीकरण अच्छे से दिख रहा है। और अब हम लोग इसके ऊपर लिखेंगे जो भी लिखेंगे। तो ये ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि हो गई। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो इस अभिक्रियाओं में या इस प्रकार की अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड आंशिक धनावेश या आंशिक धनावेश युक्त कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। और आंशिक धनावेश कार्बन पर क्यों आता है इसको आपको पिछली क्लास में बताए थे, वहां से जाकर देख सकते हैं। तथा हाइलोजन को हाइलाइड आयन में परिवर्तित करके प्रतिस्थापित करके उत्पाद बनाता है। क्योंकि यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही द्वारा प्रारंभ होती है इसलिए इसे बोला जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे एल्किल हाइलाइड को जलीय यानी AOH या KOH के साथ अभिकृत किए जाने पर संगत एल्कोहल प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया हुई। और जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। ईथर बनाने की इस विधि को विलियमसन संश्लेषण विधि के नाम से जाना जाता है। चलिए जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ऊपर आप लोग नोट कर लिए होंगे या बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अगर जो लोग नोट कर रहे हैं बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे। इस वाले के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम लोगों ने सोडियम एल्काऑक्साइड लिया है। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ ले लेते हैं C2H5Br, ये हो गया ना RX, प्लस यहाँ पर हमें क्या करना है NaOCH3 ले सकते हैं, NaOCH3, या फिर हम लोग कह दें C2H5, इस वाले को भी बोला जा सकता है। चलिए जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये होगा C2H5O C2H5, या इसको ऐसे बोल सकते हैं H5 और C2, एक ही चीज है दोनों, C2H5O C2H5 और प्लस NaBr। तो ये हो गया ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि। क्लियर है? इस वाले का नाम बताइए क्या होगा? तो इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, ETHAR, ईथर। और ये हो जाएगा सोडियम एल्काऑक्साइड, जिसे हम लोग बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? सोडियम एथॉक्साइड बोला जाएगा। चलिए हमें लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। दो विधि क्लियर हो गई या नहीं बताइए? तीसरी विधि पर चलें फिर। ये दो विधि है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हाइलाइड्स, यानी कि एल्किल हाइलाइडों के रासायनिक गुणधर्म अच्छे से हमें लगता है क्लियर हुए होंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरी विधि पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे। अमोनिया प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, और साथ साथ जिसे हम लोग कुछ हद तक चतुर्थक एमीन बोल सकते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम चतुर्थक एमीन नहीं होगा। किस प्रकार से उनकी सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे? एल्किल हाइलाइड। तो विधि नंबर 3 यहाँ लिखेंगे, एल्किल हाइलाइड अमोनिया प्राथमिक एमीन, एल्किल हाइलाइड
अमोनिया एल्किल हाइलाइड, अमोनिया प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के साथ क्रिया करके क्रमशः एमीन के साथ क्रिया करके क्रमशः प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और तृतीयक एमीन और चतुर्थक एल्किल अमोनियम हाइलाइड लवण, चतुर्थक और उसके बाद बताएंगे एल्किल अमोनियम हाइलाइड, चतुर्थक एल्किल अमोनियम हाइलाइड, चतुर्थक एल्किल अमोनियम हाइलाइड लवण बनाता है, लवण बनाता या बनाती है। क्या बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड अमोनिया के साथ, प्राथमिक एमीन के साथ, द्वितीयक एमीन के साथ, तृतीयक एमीन के साथ क्रिया करके क्रमशः प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुर्थक एल्किल अमोनियम हाइलाइड लवण बनाता है। चलिए हम लोग लिखते हैं एल्किल हाइलाइड का फार्मूला होगा RX प्लस किसके साथ क्रिया हो रही है, तो पहले NH3 के साथ क्रिया हो रही है। RX प्लस किसके साथ क्रिया हो रही है, NH3 के साथ क्रिया हो रही है। तो ये क्या बनाएगा देखिए RNH2, ये बनेगा RNH2 प्लस H और X, 1 डिग्री एमीन है। अब इसी 1 डिग्री एमीन को फिर से इसी के साथ क्रिया कराएंगे तो ये हो गया RX प्लस RNH2, तो द्वितीयक एमीन बनेगा R और R मिलकर R2 प्लस नहीं R2 और NH हो जाएगा, R2NH प्लस HX होगा, R2NH प्लस HX। अब ये वाली अब क्रिया होगी RX प्लस R2NH, अब क्रिया जब करेगा तो ये बनाएगा R3N प्लस HX हो जाएगी, ये टर्सरी एमीन हो गई यानी तृतीयक एमीन हो गई। फिर RX क्रिया करेगा तृतीयक एमीन से तो क्या बनाएगा चतुर्थक एमीन अमोनिया, चतुर्थक एल्किल अमोनियम हाइलाइड, चतुर्थक R4 और उसके बाद N प्लस X माइनस हो जाएगा, ये वाला देखिए N प्लस X माइनस। तो इसका नाम देते हैं, ये है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, ये है 2 डिग्री एमीन, ये वाला नहीं है, ये यहां से आया है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, और ये वाला जो है ये वाला आपका है चतुर्थक एल्किल अमोनियम हाइलाइड, चतुर्थक एल्किल अमोनियम हाइलाइड यानी कि ये साल्ट है। तो यहां बता दीजिएगा क्वार्डिनरी एल्किल अमोनियम हाइलाइड, क्वार्डिनरी एल्किल अमोनियम हाइलाइड, और ये क्या बनाएगा तो ये हो जाएगा साल्ट यानी कि नमक यहाँ पर बनेगा। तो ये क्लियर हुआ कि किस प्रकार से यहाँ अभिक्रिया हुई। यहाँ आप बताएंगे कि जब एल्किल हाइलाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाएगा 1 डिग्री एमीन, एल्किल हाइलाइड प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया करके 2 डिग्री बनाता है एमीन, और जब एल्किल हाइलाइड टर्सरी यानी द्वितीयक एमीन से अभिक्रिया करेगा तो 3 डिग्री एमीन बनाएगा, और जब एल्किल हाइलाइड 3 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्वार्डिनरी एल्किल अमोनियम हाइलाइड साल्ट यानी कि चतुर्थक एल्किल अमोनियम हाइलाइड लवण बनेगा। ये होती है अभिक्रिया और ये इसका गुण नंबर 3 है। बताइए क्लियर हुआ? और क्लियर हुआ हो तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इस वाले का ले सकते हैं और हमें लगता है कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ये चीज आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग चलते हैं
गुण नंबर 4 देखते हैं। अब इसका चौथा गुण क्या है, यानी कि फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड्स। ये जो नोट कर रहे हैं नोट करते रहिए, अदरवाइज हम चौथे पॉइंट को यहाँ पर लिख रहे हैं। एल्किल हाइलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है। एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड यानी KCN बोला जाता है, पोटेशियम साइनाइड KCN। एल्किल हाइलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है। पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्किल साइनाइड बनाता है। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड बनाता है, यानी कि जिसे हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं नाइट्राइल। क्या बोला जाता है इसे, नाइट्राइल बोला जाता है, नाइट्राइल बनाता है। जबकि सिल्वर साइनाइड या अर्जेंटम साइनाइड इस वाले को बोलते हैं, अर्जेंटम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड यानी कि AgCN इसको बोलते हैं। अर्जेंटम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके यहां देखिए थोड़ा सा अलग बनाने वाला, जैसे एल्किल साइनाइड वहां बन रहा था तो यहां बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड करके एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि अर्जेंटम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता। ऐसा क्यों होता है तो ये चीज समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग अभिक्रिया देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका कारण भी जानेंगे। आपसे कारण पूछा जाता है परीक्षा में कि इसका कारण क्या है, कि जब हम लोग पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये एल्किल साइनाइड बना देता है, जबकि जब हम लोग इसकी अभिक्रिया अर्जेंटम साइनाइड से कराते हैं तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड क्यों बनाता है। तो पहले अभिक्रिया देख लेते हैं। ये है एल्किल हाइलाइड, इसकी अभिक्रिया हुई पोटेशियम साइनाइड से। जब पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया KCN होगा, NC का मतलब आइसो हो जाता है, KCN से अभिक्रिया करेगा तो RCN बना देगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N+KX। और जब यही किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अर्जेंटम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि AgCN के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है, यानी कि RN और उसके बाद C, RNC प्लस AgX बना देता। ऐसा क्यों होता है तो इसका कारण हम लोग चलिए जान लेते हैं। ये हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसे आइसोनाइट्राइल का नाम भी दिया जाता है। इस वाले को क्या बोला जाता है, आइसोनाइट्राइल भी कहा जाता है। चलिए इसका कारण जानते हैं। आप यहाँ नोट लिखिएगा, नोट, कारण में आप लिखिएगा नोट, ऐसा क्यों होता है तो इसके नोट में हम लोग बताएंगे। चलिए बताएंगे कि KCN एक आयनिक यौगिक है, KCN एक आयनिक यौगिक है, KCN एक आयनिक यौगिक है जिसके विलयन में K+ और CN-, जिसके विलयन में K+ और Cn-, यानी आप कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि ये C और N बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा C और N बनेगा, और C पर जो आपका बंध बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, यानी कि आयनिक यौगिक है तो C पर आयन कुछ इस प्रकार से और N पर आयन कुछ इस प्रकार से। तो बताएंगे KCN एक आयनिक यौगिक है जिसके विलयन में K+ और Cn- आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। और आगे बता दीजिएगा
कि Cn आयन एक उभयदंती नाभिक स्नेही है। Cn आयन एक नाभिक स्नेही उभयदंती है, यानी कि C पर भी आयन है और N पर भी आयन है, तो बता देंगे कि Cn आयन एक नाभिक स्नेही उभयदंती है। Cn आयन एक नाभिक स्नेही उभयदंती है, मतलब दोनों के पास दांत हैं। एक नाभिक स्नेही उभयदंती है जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों के पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों के पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों के पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। देखिए, कार्बन के पास भी अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है और नाइट्रोजन के पास भी अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो आप बताएंगे KCN एक आयनिक यौगिक है जिसके विलयन में K+ और Cn- आयन उपस्थित होते हैं। Cn आयन एक नाभिक स्नेही उभयदंती है जिसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों के पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, परंतु Cc आबंध Cn आबंध की तुलना में अधिक स्थायी होता है। परंतु Cc आबंध Cn आबंध की तुलना में Cn आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी है। परंतु Cc यानी कार्बन कार्बन के बीच जो आबंध बनता है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बनने वाले आबंध से अधिक स्थायी होता है। तो यही बता देंगे कि Cn आबंध की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इसलिए कार्बन एल्किल हाइलाइड से जुड़कर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। इसलिए कार्बन एल्किल हाइलाइड से जुड़कर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। कार्बन एल्किल हाइलाइड से जुड़कर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। यह चीज क्लियर हो गया कि कार्बन एल्किल हाइलाइड से जुड़ेगा, यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन एल्किल वाले परमाणु से जुड़ेगा और एल्किल वाले परमाणु से जुड़कर क्या होगा, साइनाइड मुख्य आयन के रूप में देगा। यानी कि कार्बन एल्किल हाइलाइड से जुड़कर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। जबकि अर्जेंटम साइनाइड एक सहसंयोजी यौगिक है। अर्जेंटम साइनाइड एक सहसंयोजी यौगिक है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं AgC और उसके बाद N, AgC और N इस प्रकार का एक यौगिक है। अर्जेंटम साइनाइड एक सहसंयोजी यौगिक है जिसमें केवल नाइट्रोजन के पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। जिसमें केवल नाइट्रोजन के पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं या होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, उपस्थित होते हैं। मुख्य उत्पाद के रूप में क्या दे दिया, साइनाइड, कार्बन एल्किल हाइलाइड से जुड़कर। लेकिन अर्जेंटम साइनाइड एक सहसंयोजी यौगिक है जिसमें केवल नाइट्रोजन के पास क्या है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो कार्बन से जुड़कर आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। जो कार्बन से जुड़कर
आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद देता है। आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद देता है। क्लियर हुआ? आप क्या बताएंगे? ये कारण आपके समझ में आ गया कि अर्जेंटम साइनाइड जब क्रिया करता है एल्किल हाइलाइड के साथ तो आर यहाँ पर आपको एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जबकि वही अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। क्यों? तो बताएंगे कि पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो एक कैसा यौगिक है, तो आप बताएंगे कि आयनिक यौगिक है जिसके पास के पास और Cn यानी कि सी के पास, दोनों के पास क्या होता है, Cn के पास, दोनों के पास यहाँ पर आपको अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म देखने को मिल जाते हैं। सी और एन दोनों के पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म देखने को मिल जाते हैं और ये एक नाभिक स्नेही उभयदंती है, यानी कि जिससे कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों के पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म मिल गए, परंतु कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक स्थायी होता है, इसलिए कार्बन एल्किल हाइलाइड से जुड़कर क्या देता है, मुख्य उत्पाद साइनाइड के रूप में देता है। जबकि अर्जेंटम साइनाइड में क्या होता है, तो यह एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक है जिसमें केवल नाइट्रोजन के पास अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं जो कार्बन से जुड़कर आइसोसाइनाइड बनाते हैं। तो क्लियर हुआ कि अर्जेंटम साइनाइड यहाँ पर जब जुड़ेगा किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा, और जब पोटेशियम साइनाइड जुड़ेगा एल्किल हाइलाइड के साथ तो एल्किल साइनाइड बनाएगा। ये कारण नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बताइए क्या कारण है कि जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, परंतु उसी की अभिक्रिया जब अर्जेंटम साइनाइड से करा देते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। कारण बताइए? तो कारण सिंपल सा है, आपको समझना है, नोट कर लीजिए और समझ गए तब तो अच्छे से कर जाएंगे। चलिए इस चीज को हमें लगता है आप समझ पाए होंगे और नोट करिए, तो उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले पर चलते हैं और फिर देखते हैं आगे आपसे क्या पूछा है और अगले टॉपिक में आपको कौन सा पढ़ना। ये 4 नंबर था, चौथा आपको समझ में आ जाना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी है, 5वीं केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं 5 नंबर में। 5 में बताइएगा एल्किल हाइलाइड पोटेशियम नाइट्राइड के साथ क्रिया करके एल्किल हाइलाइड पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाने वाला है बताइए, एल्किल हाइलाइड पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करके एल्किल नाइट्राइट बनाता है, एल्किल नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाएगा? एल्किल नाइट्राइट बनाता है। आगे जबकि सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाता है, जबकि सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाता है, नाइट्रो एल्केन बनाता है। क्लियर हुआ कि एल्किल हाइलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल नाइट्राइट बनाता है, जबकि सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाता है। चलिए देखते हैं, आप बताएंगे ये है एल्किल हाइलाइड, इसकी अभिक्रिया कराएंगे KNO2 से, तो ये अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा एल्किल नाइट्राइट यानी RNO2। तो ये इस प्रकार से होगा RON और यहाँ 2 बंद रहेगा RNO2 प्लस क्या बच जा रहा है K और X, तो K और X लिख दीजिए। और जब यही चीज अभिक्रिया करता है AgNO2 से तो क्या बनाता है, नाइट्रो एल्केन बना देता है। क्या बनाता है? नाइट्रो
एल्केन बनाता है, यानी कि RnO2 प्लस AgX। तो आप समझ यहाँ पर देख रहे होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, RnO2 ही तो बन रहा है। तो दोनों के नाम अलग अलग हैं, आपको याद रखना। इस प्रकार से बनाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे, क्या चीज कहेंगे इसको, एल्किल नाइट्राइड। ये हो जाएगा एल्किल नाइट्राइड, और इस वाले का नाम हो जाएगा नाइट्रो एल्केन। यहाँ ये याद रखना है कि एल्किल हाइलाइड पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अपक्रिया करके एल्किल नाइट्राइड बनाता है, जबकि सिल्वर नाइट्राइड के साथ अपक्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाता है। अगला 5वां गुण हो गया आपसे। ये मेन बात ये है कि गुण, रासायनिक गुण आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे इन्हीं में से किसी एक दो अभिक्रियाओं को पूछ लिया जाएगा। जैसे निम्न समीकरण को पूरा कीजिए करके दे दिया तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि नेमिंग रिएक्शन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, या फिर बताइए क्या होता है जब आपसे पूछ लिया कि एल्किल हाइलाइड अर्जेंटम साइनाइड के साथ अपक्रिया करता है, एल्किल हाइलाइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ अपक्रिया करता है, या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अपक्रिया करता है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। 6वां पॉइंट, 6वें में आप बताएंगे एल्किल हाइलाइड उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण के साथ क्रिया करके एस्टर बनाता है। एल्किल हाइलाइड उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। एल्किल हाइलाइड उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। चलिए इसकी अभिक्रिया देखते हैं। एल्किल हाइलाइड उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण यानी RCOOAG, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो ये RCOOR, ये हो गया RCOOR, इस प्रकार से होता है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एस्टर हो जाएगा। और ये वाला R यहाँ जोड़ देते हैं इसकी बजाय, ये अब बन गया एस्टर। RCOOR प्लस AG बाहर निकल जाएगा और साथ में यक्स, तो ये AgX, इस वाले को एस्टर कहते हैं। RCOOR एस्टर है। तो बताएंगे एल्किल हाइलाइड उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाएगा, एस्टर बना देता है। 7 नंबर देखते हैं। 7वां, आपसे पूछा जाए कि एल्किल हाइलाइड उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण के साथ अपक्रिया करके उत्पाद डैश डैश दे दिया जाए, तो आप बता दीजिएगा कि एस्टर बनेगा। यहाँ पर इस विधि को ये एस्टर बना देना, या एस्टर इस विधि द्वारा बनाया जाता है। 7वां, एल्किल हाइलाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्किल हाइलाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्किल हाइलाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है। के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है। नीचे दिख रहा है, एक बार चेक करने दीजिए। आप बताएंगे एल्किल हाइलाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है। चलिए बनाते हैं। ये RX प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ गर्म करना, यहाँ पर आप लगा दीजिए H, और ये हो जाएगा LiAlH4 के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, R 2 बार आ जाएगा। R क्या, R
एच, एल्केन की बात किया तो ये हो गया आर और एच, एल्केन बनता है। प्लस शेष उत्पाद को आप यहाँ पर रख देंगे, जैसे देखिए आर हो गया, एच हो गया, तो क्या बचा एच और एक्स। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी कि यह एल्किल हाइलाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्केन बन जाता है। आगे देखा जाए 8 नंबर, चलिए 8वां देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, 8वां गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड में प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं कि 8वां गुणधर्म क्या प्रदर्शित करता है। तो 8 यहाँ लिखिए। अब चलिए 8वां करते हैं। एल्किल हाइलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्केन प्राप्त होता है। और उच्च एल्केन, एल्किल हाइलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत किए जाने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्किल हाइलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत किए जाने पर उच्च एल्केन प्राप्त होता है। उच्च एल्केन प्राप्त होता है। क्लियर हुआ कि एल्किल हाइलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत किए जाने पर उच्च एल्केन प्राप्त होता है। जैसे देखिए ये हो गया एल्किल हाइलाइड प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है पता है, RMgX, तो R-MgX। अब इसको अभिक्रिय करवाना है। देखिए RMgX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, एक बार R लिए इसलिए ये वाला R हम लोग R' से दर्शा रहे हैं। एल्केन प्राप्त होने का मतलब ये हुआ R प्लस ये वाला MgX2 हो जाएगा। देखिए Mg एक बार है, X2 दो बार है, तो यहाँ से Mg और यहाँ से X मिलकर क्या बनेगा MgX2। तो निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए, आपसे इसमें ये वाला प्रश्न बन सकता है। तो ये हो गया कि एल्किल हाइलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत किए जाने पर क्या प्राप्त होगा, उच्च एल्केन प्राप्त होता है। और ये वाला आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो पॉइंट क्लियर हुए कि एल्किल हाइलाइड को जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, उच्च एल्केन प्राप्त हो जाएगा। और ईथा एस्टर कब बनता है, बताइए। एल्किल हाइलाइड को किसके साथ अपकृत किए जाने पर एस्टर बनता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसके साथ एल्किल हाइलाइड को अपकृत करेंगे तो एस्टर प्राप्त होगा। उच्च वसीय अम्लों के सिल्वर लवण के साथ गर्म करने पर एस्टर प्राप्त होता है। 9 नंबर देखते हैं और आखिरी है 9 नंबर, देखिए आखिरी। एल्किल हाइलाइडों को सोडियम एल्काइन लाइड के साथ, एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्काइन लाइड के साथ अभिकृत किए जाने पर एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्काइन लाइड के साथ अभिकृत करने पर उच्च एल्काइन प्राप्त होता है। के साथ अभिकृत करने पर उच्च एल्काइन प्राप्त होता है। एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्काइन लाइड के साथ अभिकृत करने पर, इसका फार्मूला भी बता रहे हैं, करने पर उच्च एल्काइन प्राप्त होता है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हो गया R-X प्लस Na, एल्कान लाइड का सूत्र देखिए Na प्लस C माइनस, उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये है सोडियम एल्कान लाइड। सोडियम एल्काइन लाइड को जब अभिकृत करेंगे तो ये बनेगा R-C। क्या प्राप्त हो रहा, उच्च एल्काइन प्राप्त हो रहा है। और फिर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड रखिएगा, नहीं 3 ही होगा, C और उसके बाद R। क्लियर हुआ, R-C डबल बॉन्ड R, यहाँ से ये वाला पूरा निकला। अब Na और X बचा है तो NaX को रख देते हैं। ये हो गया उच्च एल्काइन। ये क्या बन गया,
उच्च एल्काइन बना, 3 बॉन्ड है इसलिए एल्काइन, और इस वाले का क्या नाम है, तो इस वाले का नाम है सोडियम एल्काइन लाइड। तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड्स। और आई थिंक ये आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से सभी अभिक्रियाओं को तैयार कर लेना है। और इनका लास्ट में हम लोग इन सब की एक्सरसाइज भी करेंगे, एक एक अभिक्रिया को सीखेंगे अच्छे से। तो आप लोग जुड़े रहिए सेशन में, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट है, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग थोड़ी सी क्रिया विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं और बाकी जो टॉपिक आपका बच जाएगा उसको हम लोग अगली क्लास में फिर देखेंगे। थोड़ी सी लेकिन क्रिया विधि के बारे में चर्चा कर लें उसके बाद। तो क्रिया विधि में क्या बताएंगे, एल्किल हाइलाइड के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। एल्किल हाइलाइड के नाभिक स्नेही एल्किल हाइलाइड के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि, जिसे हम लोग SN1 और SN2 अभिक्रिया कहते हैं, वो यही चीज है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। तो बताएंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में जो एल्किल हाइलाइड होते हैं उनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रिया विधि अपनाती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं SN1 यानी कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 यानी कि द्विकणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, एकाणुक और द्विकणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो लगभग ये टॉपिक आपका जो है 1-2 क्लास में अब कंप्लीट हो जाएगा। तो जुड़े रहिए शुरू से अंत तक, और हमें लगता है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि में आप बताइएगा कि एल्किल हाइलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 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 मुख्य रूप से 2 क्रियाविधि SN1 और SN2 SN1 और SN2 को अपनाती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 क्रियाविधि SN1 और SN2 क्रियाविधि को अपनाती हैं, जो एल्किल हाइलाइडों के प्रकार पर निर्भर करती हैं। जो एल्किल हाइलाइडों के प्रकार पर निर्भर हैं कि कौन सी क्रियाविधि अपनाएंगी, ये एल्किल हाइलाइडों के प्रकार पर निर्भर है। क्लियर हुआ कि एल्किल हाइलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 क्रियाविधि अपनाती हैं, SN1 और SN2, जो एल्किल हाइलाइडों के प्रकार पर निर्भर हैं। तो हेडिंग लिखिएगा, SN2 क्रियाविधि द्विकणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 क्रियाविधि SN2 क्रियाविधि यानी द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि हम लोग सीखने वाले हैं। SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि, तो ये हेडिंग आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर इस चीज को हम लोग करते हैं कि द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। तो बताएंगे कि वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर जिनमें पहले हम लोग SN2 ही सीख रहे हैं। अभिक्रिया की दर दो चीजों पर निर्भर करेगी। किन किन चीजों पर? एल्किल हाइलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर एल्किल हाइलाइड तथा नाभिक स्नेही, एल्किल हाइलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर एल्किल हाइलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती हैं, द्विक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहा जाता है। या हूं करती हूं लिखिए, उन्हें SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे लिख लीजिए, करती हूं उन्हें SN2 अभिक्रिया कहा जाता है, यानी द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर एल्किल हाइलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, और इस प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को SN2 अभिक्रिया कहा जाता है, जिनका इनका दर समीकरण निम्न होता है। तो दर समीकरण लिख लेते हैं, रेट इक्वेशन। इनका दर समीकरण निम्न होता है, इनका दर समीकरण निम्न होता है। चलिए लिखते हैं, दर समीकरण निम्न होता है यानी R बराबर के, यहां पर बोला है कि दो चीज एल्किल हाइलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर करेगी, यानी RX की सांद्रता पर निर्भर करेगी, साथ ही साथ नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर एल्किल हाइलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए हो गया CH3Cl। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं NaOH इक्वस। तो ये हमें क्या देने वाला है? देखिए यहां से आपको एक चीज तो क्लियर है कि एल्कोहल बनने वाला CH3OH क्या मिलेगा? CH3OH। तो लिख दीजिए ये CH3, यहाँ H और ये OH प्लस NaCl, ये होती है इसकी क्रिया विधि। तो दोनों की सांद्रता पर निर्भर करे जब कोई भी अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जब एक की ही सांद्रता पर निर्भर करे तो एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहां आपको कुछ नोट में आपको बता देना, ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया या नहीं। तो पहला यहां पर जो नोट बताएंगे, बता दीजिएगा कि जो NaOH होता है वो Na प्लस OH माइनस दोनों चीज होते हैं इनमें इक्वस के रूप में। बताएंगे कि SN2 क्रिया विधि एक पद में पूरा होती है, जो SN2 क्रिया विधि होती है वो एक पद में ही पूरा हो जाती है। तो यहाँ पर नोट यहाँ लिखते हैं, नोट नंबर 1, SN2 क्रिया विधि एक पद में
या SN2 अभिक्रिया एक पद में पूरा होती है। SN2 अभिक्रिया एक पद में पूरा होती है, यानी कि हम लोगों को 2-3 पद में नहीं ले जाना पड़ेगा, केवल एक ही पद में अभिक्रिया। जैसे देखिए एक बार हमने समीकरण किया, पूरी अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो ये होता है कि SN1 SN2 अभिक्रिया केवल एक पद में पूरा होती है। दूसरा, इसमें नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण होता है। अभी अभी समझाते हैं क्या होता है। तो यहाँ बताइएगा कि नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण, नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण, ये गुण है पीछे से आक्रमण। समझिए कैसे। नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण का मतलब है कि जैसे देखिए हमारे पास ये CH3Cl था, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, दोबारा लिख रहे हैं हम, इसी का हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, ये वाला कुछ इस प्रकार से समीकरण दिया था। चलिए लिख ही देते हैं यहाँ पर, इसको मिटाकर। पहला वाला समझ में आया है ना इतना। अब यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये आपका हो गया CH3Cl, और इधर वाला जो है वो न्यूक्लियस पॉइंट है, HO आयन यहाँ पर है, प्लस Na इधर की ओर है। Na यहाँ पर क्या है आपका, OH यहाँ पर था। और ये वाला आपको पता है कि ये आंशिक रूप से क्या होगा, धनायन, और आंशिक रूप से ऋणायन। तो नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण, नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण होगा, और ये जो आपकी अभिक्रिया होगी ये स्लो अवस्था में होगी, यानी स्लो मोशन में होगी। CH3Cl और ये वाला क्या हो गया, OH बन गया। अभिक्रिया Na OH से हो रही थी, Na अभी हम लोग नहीं लिए हैं। देखिए ये वाली जो अभिक्रिया होगी ये स्लो होगी, और देखिए हमें ये अवस्था प्राप्त होगी बीच की अवस्था। बीच की अवस्था में यहाँ पर देखिए क्या क्या मिलेगा। तो ये वाला जो OH होगा, या फिर हम लोग HO कहें इस वाले को, HO, और यहाँ पर क्या है आपका C है यहाँ पर, ये वाला H, ये वाला H, और ये वाला H यहाँ कर देते हैं, ये वाला H इधर कर देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आपके पास है, Cl है। समझिए ये अभिक्रिया मंद गति से हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे इस वाले के साथ, ये इस वाले के साथ, जैसे जैसे ये वाला इसके साथ आता जाएगा Cl आउट होता चला जाएगा। Cl क्या होता चला जाएगा, आउट होता, आंशिक रूप से ऋणायन, ये वाला धनायन, ये वाला क्या है, ऋणायन। जैसे जैसे ये इस पर अटैक करता जाएगा, ये वाला इससे दूर होता जाएगा, ये पास आता जा रहा है, ये दूर होता जा रहा है। उसके बाद फिर आगे समझिए, इसके आगे जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहां से OH पूरी तरह से इससे जुड़ जाएगा, Cl पूरी तरह से क्या होगा, आउट हो जाएगा। OH पूरी तरह से जुड़ जाएगा, तो OH को जोड़ देते हैं, ये Cl, और H अपने स्थान पर है, ये वाला H अपने स्थान पर है। यहाँ से Cl क्या हो चुका है, निकल चुका है। Cl क्या हो चुका है, निकल चुका है, ये यहाँ से इधर की ओर। तो ये वाली अभिक्रिया में आपको यहाँ एक चीज देखने को मिलेगा, प्रतिलोपन। ये समझ में आ गया या नहीं। SN1 अभिक्रिया, SN2 की क्रिया विधि हुआ कि नाभिक स्नेही ने पीछे से आक्रमण किया, और पीछे से आक्रमण करके Cl को हटाकर उसके स्थान पर आ गया, CH3OH आपको मिल गया, और Cl क्या हुआ, तो Cl बाहर निकल गया है। जो Cl पहले पास में था वो Cl क्या हो गया, आउट हो गया। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है, वो पॉइंट नंबर 3 में देखिएगा कि ये संक्रमण अवस्था में देखने को मिलेगी। संक्रमण अवस्था, ये वाली अवस्था आपकी संक्रमण अवस्था कहलाएगी। और क्या देखने को मिलेगा, तो चौथे में बताइएगा कि SN2 अभिक्रिया में जो संकरण होता है वो sp2 संकरण आपको मिलता है, sp2। इसकी जो संरचना होती है, संरचना जो होती है वो किस प्रकार की ये संरचना बनी है, संरचना तो आप बता दीजिएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। उधर देखिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना देखने को मिलती है। और यहाँ जो छठवां पॉइंट है वो याद रखिएगा कि प्रतिलोपन आपको देखने को मिलता है। प्रतिलोपन मतलब ये यहाँ था, ये हटना शुरू हुआ, उसका स्थान किसने लिया, OH ले लिया पूरी तरह से, और वो वाला आउट हो गया पूरा। तो ये SN2 अभिक्रिया होती है।
ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गुण है, क्रिया विधि इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है पूछ लिया जाए तो आप यहाँ बताएंगे कि द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर एल्किल हाइलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, SN2 कहलाता है। उसका दर समीकरण वगैरह दे दिए थे, एग्जाम्पल दे दिए थे, ये उसकी क्रिया विधि है। ये क्या है? क्रिया विधि है किसकी? SN2। तो याद रखिएगा कि एक पद में पूरा होती है, नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण होता है, इसमें संक्रमण अवस्था पाई जाती है, sp2 संकरण होता है और संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। यहाँ आपको प्रतिलोपन देखने को मिलता है, यानी कि आप बताइएगा इन्वर्टेड देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? बताइए ये चीज आपको क्लियर हो गया या नहीं? चलिए, हमें लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर देखते हैं, यहाँ लिखेंगे SN1। SN1 यानी कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एकाणुक या आप एक अणुक कह सकते हैं इसको, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप यहां पर क्या बताएंगे? वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हाइलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। यहां अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हाइलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। किस चीज की सांद्रता पर निर्भर करेगी? अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हाइलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती हो, उन्हें SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्या बताएंगे कि वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हाइलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती हो, SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि जब केवल एल्किल हाइलाइड की सांद्रता पर निर्भर करे तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि उदाहरण किस प्रकार से इसका देंगे, वो चीज समझिए। SN1 का उदाहरण, तो SN1 में हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे, उदाहरण लिखते हैं। देखिए ध्यान से, SN1 का उदाहरण जैसे आप यहां सबसे पहले इसका दर समीकरण लिख लीजिए, R बराबर K और R X, यानी एल्किल हाइलाइड की अकेले सांद्रता पर निर्भर करेगी, तो ये कहलाएगी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए ये C था, यहाँ CH3, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं Cl प्लस NaOH, Cl प्लस NaOH, ये हो जाएगा CH3 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 COH और NaCl, यानी कि ये CH3 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 और ये वाला हो जाएगा OH प्लस NaCl। तो इस ये होती है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। और साथ ही साथ इधर वाला जो बना है ये है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसकी क्रिया विधि हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्रिया विधि, ऊपर चलिए देखते हैं क्रिया विधि। SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि ऊपर देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि SN1 अभिक्रिया किस प्रकार की क्रिया विधि अपनाते हैं और कैसे कैसे क्रिया विधि SN1 की होगी। देखिए क्रिया विधि हेडिंग लिखिएगा, SN1 क्रिया विधि, SN1 क्रिया विधि ऊपर दिख रहा है, SN1 क्रिया विधि। चलिए देखिए, यहाँ आप पहले मान लीजिए हम लोग एक चीज तो आपको पता है कि जो NaOH होगा वो वाला होगा Na प्लस प्लस OH माइनस एक्वस और एक्वस, यदि ये एक्वस है तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग यही वाला लेते हैं कि ये CH3 था, ये C था, यहाँ CH3 था, यहाँ CH3 था और यहाँ Cl था, प्लस साथ में बगल में क्या था, इसी वाले को हम लोग हल करते हैं। ये वाली अभिक्रिया देखिए, ये वाला C जो है, C के सामने जो ये बंध दिख रहा है ये इस पर आक्रमण करेगा,
सी के सामने का बंध किस पर, Cl पर आक्रमण करेगा और Cl को क्या करेगा, आवेशित कर देगा, यानी कि ऋणावेशित कर देगा। और ये जो अभिक्रिया होगी ये मंद गति से होगी, स्लो गति से। इस पर आंशिक रूप से धनावेश और इस वाले पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती कार्बोधनायन। देखिए CH3 और इधर वाला हो जाएगा Cl, ये प्लस में होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंशिक रूप से धनायन आंशिक रूप से ऋणायन, या प्लस और माइनस बोल सकते हैं। इस वाले का नाम होगा मध्यवर्ती कार्बोधनायन। इसको क्या बोला जाता है, मध्यवर्ती कार्बोधनायन, sp2 संकरित। ये होगा मध्यवर्ती कार्बोधनायन। और ये कैसा है, तो sp2 संकरित है, sp2 संकरित, इसका संकरण sp2 है और ये वाला है मध्यवर्ती कार्बोधनायन के रूप का प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, आगे ये वाला तो हो गया CH3 के साथ, इधर हम लोग मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चला करिए, बाद में आपको सब काम देगा जितना लिखे रहेंगे। एक नोट्स बनाएंगे तो आपको एक बेहतरीन नोट्स मिलेगी, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग देखेंगे ये CH3 यहाँ पर भी CH3 3 बार था और इधर क्या हो जाएगा, OH था, यानी AOH वाला OH आ गया। अब इधर भी क्या होगा, ये वाला OH हो गया, OH का इस पर अटैक होगा, OH, और इस वाले पर जो अटैक करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रेशमीकरण। क्या बोला जाता है इसको, रेशमीकरण। अब जो अभिक्रिया प्राप्त होगी उसको हम लोग बोलेंगे रेशमीकरण। ये हमें कितने प्रकार से मिलेगी, तो 2 प्रकार से। देखिए 2 प्रकार से यहाँ पर करते हैं। एक को जो नाम देंगे उसको बोलेंगे हम लोग साधारण। क्या बोलेंगे इसको, तो इस वाले को हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया कराकर बनाते हैं। चलिए देखिए, जो बनेगा हमारे पास वो इस प्रकार से होगा। देखिए CH3 यहाँ पर CH3, ये वाला OH, और इधर वाले पर देखिए आपको क्या मिलने वाला है, तो ये वाला होगा OH और CH, इधर CH3, यहाँ पर नीचे की ओर भी क्या होगा, CH3, और इधर की ओर भी क्या होगा, CH3। दोनों के नाम रेशमिक समीकरण ये वाला है, इसको हम लोग कह देंगे, ये क्या है, रेशमिक समीकरण है। और जो ऊपर वाला हमें प्राप्त हुआ है वो वाला साधारण, और यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले का प्रतिलोपन, यानी कि 50% जो आपको मिलेगा वो धारण करेगा, यानी इधर वाला 50, 2 भाग अगर बने हैं तो 50% ये होगा और 50% इधर वाला होगा प्रतिलोपन। 50% हमें प्राप्त होगा, 50% का क्या हो जाएगा, प्रतिलोपन हो जाएगा। और यहाँ जो संरचना मिलेगी वो त्रिकोणमितीय समतल होगी, त्रिकोणीय समतल। याद रखने लायक पॉइंट आप यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। तो याद रखने लायक पॉइंट ये है कि जो ये वाली अभिक्रिया होती है SN1 अभिक्रिया, वो आपका कितने पदों में पूरा होगी, तो 2 पद में पूरा हुई। दूसरा चीज रेशमिक उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होता है, संरचना त्रिकोणीय समतल होती है, मध्यवर्ती कार्बोधनायन sp2 संकृति युक्त उत्पाद इसमें मिलता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, SN1 में आपको यहाँ देखने को मिलता है, SN1 यहाँ पर देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा एक चीज और, SN1 और SN2 को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो यौगिक है वो ये SN1 अपनाएगा और कौन सा यौगिक SN2 अपनाएगा, उसके बारे में देखते हैं कि SN1 और SN2 कौन कौन अपनाते हैं। तो यहाँ पर अब आगे आप हेडिंग लिखिएगा या पॉइंट में वैसे नोट करके लिख लीजिए, नोट लगाइए और नोट में ही लिखिए। नोट में आप लिखिए कि SN1 और SN2 के बारे में थोड़े से पॉइंट की कौन से SN1 और क्यों SN1 अपनाते हैं। तो नोट नंबर 1, एक में बताएंगे जिन एल्किल हाइलाइडों के कार्बोधनायन अस्थायी होते हैं, जिन एल्किल हाइलाइडों के कार्बोधनायन
अस्थाई होते हैं, कार्बोधनायन अस्थाई होते हैं, वे SN1 क्रियाविधि अपनाते हैं, वे SN1 क्रियाविधि अपनाते हैं, SN1 क्रियाविधि अपनाते हैं। क्लियर हुआ कि जिन एल्किल हाइलाइडों के कार्बोधनायन अस्थाई होते हैं वे SN1 क्रियाविधि अपनाते हैं, परंतु जिनके कार्बोधनायन अस्थाई होते हैं, परंतु जिनके कार्बोधनायन अस्थाई होते हैं वे SN2 क्रियाविधि अपनाते हैं। तो पता चल गया कि क्रियाविधि अपनाते कौन कौन सा, जिसका अस्थाई होगा कार्बोधनायन वो SN1 अपनाएगा, और जिसका कार्बोधनायन अस्थाई होगा वो SN2 क्रियाविधि अपनाते हैं। और आगे बता दीजिएगा, इस प्रकार विभिन्न एल्किल हाइलाइडों की, इस प्रकार विभिन्न एल्किल हाइलाइडों की, विभिन्न एल्किल हाइलाइडों की SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के प्रति SN1 व SN2 विभिन्न एल्किल हाइलाइडों की SN1 व SN2 अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता, अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता निम्नानुसार बढ़ती है, निम्न अनुसार। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है कि किस अनुसार बढ़ती है और किस अनुसार घटती है। ये चीज आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा तत्व होगा और सबसे कम क्रियाशील कौन सा तत्व होगा। तो सबसे पहले आता है CH3X, उसके बाद फिर RCH2X, फिर R2CH आपका बनेगा, R2CH। इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए R और R2CH, यहाँ R3CX हो जाएगा अगला वाला, R3CX अकेले, ऐसे R3 तो X अकेले होगा, ये इस प्रकार से 4 तत्व हो गए। इनकी क्रियाशीलता SN2 के क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ये वाला SN2 के क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील ये वाला होगा, उससे कम ये वाला, उससे कम ये, सबसे कम वाला क्रियाशील होगा। तो SN2 में होता है R जितने ज्यादा उतने कम क्रियाशीलता, और SN1 की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम ये है, SN1 की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, यानी कि SN1 में अगर देखा जाए तो SN1 में इस प्रकार से चलेगा कि सबसे कम ये वाला, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा ये वाला क्रियाशील होगा। तो क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम समझ में आ गया कि एल्किल हाइलाइडों में किस प्रकार से क्रियाशीलता बढ़ती है। SN2 में सबसे ज्यादा R वाले की सबसे कम क्रियाशील होगा, सबसे कम R वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील, और SN1 में ये होता है। और SN1 में क्या होता है कि सबसे कम R वाला सबसे कम क्रियाशील, और सबसे अधिक R वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो ये आपका नंबर 1 था। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में बताएंगे वे भिन्न एल्किल हाइलाइड, वे भिन्न एल्किल हाइलाइड, वे भिन्न एल्किल हाइलाइड जिनके एल्किल समूह समान हो, जिनके एल्किल समूह समान हो, वे भिन्न एल्किल हाइलाइड जिनके एल्किल समूह समान हो, वे दोनों क्रियाविधि, यानी कि वे दोनों SN1 तथा SN2, वे दोनों SN1 तथा SN2
SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम निम्न होगा। तो उनके या उन यहाँ पर हों उनके SN1 तथा SN2 क्रियाविधि का अभिक्रिया के क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम निम्न होगा। क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम निम्न होगा। वे भिन्न एल्किल हाइलाइड जिनके एल्किल समूह समान होते हैं उनकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार से, जैसे देखिए RF, RCl, RBr और RI। क्लियर हुआ? ये कुछ इस प्रकार से एल्किल समूह भिन्न होंगे तो क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम SN1 और SN2 में दोनों में निम्नानुसार होगा। RF और ये इस प्रकार से है, SN1 और SN2 की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। I कौन सा सबसे ज्यादा क्रियाशील, ये तीर इस तरफ लगाइए ऐसे, सबसे ज्यादा क्रियाशील RI, उससे कम RBr, फिर उससे कम RCl और सबसे कम क्रियाशील RF हो जाएगा अगर उनके एल्किल हाइलाइड जिनके एल्किल समूह समान है। एल्किल समूह जैसे RF, RCl, RBr, RI एल्किल समूह समान होंगे तो उनकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम ये हो जाएगा। चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब ध्रुवणता के रूप में और जो टॉपिक बचे हैं, समावयवता, थोड़ी सी और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे और अगली क्लास में सभी टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, फिर एक्सरसाइज लास्ट क्लास में लेंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।